सभी को नमस्कार। सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। आज आपको पता है हमें गुप्त वंश पे बात करनी है, क्योंकि राष्ट्रीय राजवंश के अंतर्गत हम जो बात कर रहे हैं वहाँ पे आप देखेंगे तो पिछला आपका वाकाटक था और आज हमें गुप्त वंश पे बात करनी है, जो कि आपका लास्ट रहेगा भाई। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजवंश के क्रम में देखेंगे तो गुप्त वंश आपका आज का लास्ट वंश है, जो कि राष्ट्रीय राजवंश है। इसके बाद हम फिर रीजनल में चलेंगे, क्षेत्रीय राजवंश पे हमें बात करनी होगी। तो सबसे पहले इसके बारे में एक फॉर्मेटिंग हम लोग देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन इसके बारे में एक होगा। ठीक है, उसके बाद इनके शासकों पे चलेंगे हम लोग, जैसे कि आपको पता है हमेशा से कौन कौन सी चीज़ों पे हम लोग चलते हैं, आपको तो अब तक याद हो ही गया होगा। शासकों पे चलेंगे, लेकिन इसके प्रमाण के तौर पे हमें सिक्कों को देखना होगा। यहाँ की मुद्राएं, सिक्के बोल सकते हो या फिर आप मुद्राएं बोल सकते हो, उसको देखना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्थापत्य कला भी दिखेगा। ठीक है, स्थापत्य कला, इसको भी हमें देखना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट विशेष तौर पे देखेंगे जो कि वैवाहिक संबंध है, इसको हम लोग लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमने बात पहले कर रखी है वाकाटक वंश के संदर्भ में, जहां हमने कहा था कि गुप्तों के साथ इनका क्या है, वैवाहिक संबंध है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज पहला हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से इसके बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पे देखी जाती है कि ना, बहुत बड़ा साम्राज्य का निर्माण किया था 4वीं सदी में। और आपको ये भी पता है इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है, और जो हम लोग सीजी हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसके इम्पैक्ट को पढ़ेंगे। फिर भी कोशिश रहेगी कि हर एक चीज़ हम यहाँ पे ठीक है ना, आपको देने की कोशिश करेंगे, और जो भी चीज़ें यहाँ से आपको प्राप्त होंगी वो ऑथेंटिक रहे, और जो भी चीज़ें यहाँ से हम लोग याद करेंगे वो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहे। तो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें होती हैं, और बहुत कुछ जो बुक्स में होती है इंडियन हिस्ट्री से उठा के यहाँ पे डाल दिया जाता है, लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ना है वो उसको जो है वहीं पे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपको सीजी हिस्ट्री के अंतर्गत उसके इम्पैक्ट को देखना है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला ही लाइन आपको होना चाहिए, इनकी जो आपके बोलेंगे इसके जो स्थापना है वो 4वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, 4वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत बड़ा साम्राज्य है। अब इसके संस्थापक की बात आती है। ठीक है, संस्थापक की बात आती है, और संस्थापक के संदर्भ में देखें तो काफ़ी मतभेद उत्पन्न होता है। वो कैसे देखेंगे, जैसे कि हम लोग अभिलेखी साक्ष्य को माने। ठीक है, अभिलेखी साक्ष्य के अनुसार हम लोग चले तो पहला शासक श्रीगुप्त आ जाता है। कौन आता है? श्रीगुप्त। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो ये फाउंडर हो गया, वही वंश का संस्थापक होगा ना। लेकिन हम लोग गुप्त वंशावली को देखते हैं। ठीक है, गुप्त वंशावली को देखते हैं तो पहला शासक हमें चंद्रगुप्त प्रथम दिखता है। अब इसमें करें क्या, इसमें संस्थापक कौन होगा? ठीक है, तो अंतिमतः इसको लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप यदि नोट कर रहे हैं तो इसको कर लें। अंतिमतः यह मान लिया जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। ठीक है, कौन है? श्रीगुप्त है। ठीक है, और दूसरा चीज़ मान लिया जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक संस्थापक, क्लियर है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय को मान लिया जाता है, वो फर्स्ट को मान लिया जाता है। सॉरी, मैं द्वितीय बोल दिया था, प्रथम। ठीक, क्योंकि द्वितीय के बारे में आके बहुत कुछ पढ़ना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसको इसके रियल फाउंडर के रूप में माना जाता है। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, इसकी स्थापना कब हुई है? 4th सेंचुरी। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। अब देखेंगे संस्थापक कौन था इसका। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था गुप्त वंश का? श्रीगुप्त वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, बट चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इसको नहीं भूलना है। ठीक, तो ये टर्म को ध्यान देना है आपको। वास्तविक पूछ के आ जाए या फिर सिर्फ संस्थापक पूछ के आ रहा है, कौन से हिसाब से वो आ रहा है उसको आपको देख लेनी है। क्लियर है, तो अब हम चलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके आगे देखेंगे जानकारी के स्रोत। आपको तो पता हो ही गया होगा क्या चीज़ होती है। ठीक है, वो सोर्स क्या है जिसके बारे में हमें पता होता है, और आपको ये चीज़ इसके बारे में इंडियन हिस्ट्री में 3-4 ठो मिलेगा, और इसके अलग अलग भी मिलेगा, साहित्यिक सोर्स भी मिलेगा, पुरातात्विक सोर्स भी मिलेगा, लेकिन उसको आपको इंडियन हिस्ट्री में पढ़ना है। लेकिन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो सीजी के संदर्भ में हमें जानकारी देता है, जो कि जो गुप्त वंश है इसके बारे में हमें जानकारी देता है, वो कौन से उसको देखेंगे। वो है प्रयाग प्रशस्ति, एक इसका है समुद्रगुप्त का। ठीक है, तो जो ये प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त का है। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे। ये प्रयाग प्रशस्ति है क्या देखेंगे तो समुद्रगुप्त के, ठीक है, यहीं पे आप चाहो तो लिख सकते हो, समुद्रगुप्त के प्रशंसा में रचित। ठीक, समुद्रगुप्त के प्रशंसा में
रचित, ठीक है। प्रशस्ति ही क्या है, प्रयाग प्रशस्ति। इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना हरिसेन ने की है, ठीक। मतलब आप बोल सकते हो ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, लेकिन इसकी रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। और हरिसेन कौन है, समुद्रगुप्त के दरबारी थे ये। क्लियर है, ठीक। तो हालांकि आपको बताना सिर्फ मेरे को इतना था कि जानकारी का स्रोत क्या है, प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है। सोर्स टू नो अबाउट दिस डायनेस्टी कौन सा है, प्रयाग प्रशस्ति, बस इतना ही बताना था। लेकिन इसके बारे में फिर क्वेश्चन तो आ ही जाता है। प्रशंसा में रचित की गई है, और एक प्रयाग प्रशस्ति में आपको मिलता क्या है, इसमें उल्लेख क्या है, इसमें समुद्रगुप्त के, ठीक है, समुद्रगुप्त के विजयों यानी कि जो जो जीते हैं एवं उपलब्धियों, जो जो उसने उपलब्धि हासिल किए, जो जो हासिल किए हैं, ठीक है, उसका वर्णन किया गया किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि किसकी मतलब किसने उसकी रचना की है, हरिसेन के द्वारा इसको, ठीक है ना, इसकी रचना की गई है, जो कि उसको दरबारी थे। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के प्रशंसा में लिखा गया है, रचा गया है, ठीक है। अब तो ये इंट्रोडक्शन के तौर पर यहाँ तक देख सकते हो। एक चीज़ और यहीं पे मैं बता दूँ, क्योंकि आगे जिक्र होगा और आपको पता भी है, क्योंकि हमने वकाटक में काफ़ी गुप्त वंश से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को हमने कवर करी हुई है, ठीक है। तो गुप्त वंश के रिलेटेड आप एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, गुप्त जब पीरियड ये चल रहा था, ठीक है, गुप्त वंश जब चल रहा है, इस दौरान जो आप छत्तीसगढ़ को देखोगे तो छत्तीसगढ़ 2 भागों में विभाजित था। मैं भी मैप में भी बताऊंगा, और मैप की ज़रूरत है भी नहीं, छोटा ही बता देता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे, ठीक है। एक कैसे भी मैं बना रहा हूँ ना, इस पर अभी जाइएगा मत, ठीक है। ये मान के चलो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ जो है ड्यूरिंग गुप्ता इरा छत्तीसगढ़ वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वो कौन कौन से देखेंगे, ये पहला है आपका, ये आपका बस्तर वाला क्षेत्र हो जाता है, जो कि बस्तर संभाग है। और ये रायपुर बिलासपुर वाला, और इस संबलपुर भी बोला जाता है, लेकिन रायपुर बिलासपुर बस इतना याद रखो, ये बस्तर संभाग है। इसे महाकांतर कहा जाता था, इधर मैं मिटाऊँ तो इसे महाकांतर कहा जाता था, जो कि बस्तर संभाग वाला आपका क्षेत्र है, ठीक। ये क्या था आपका, महाकांतार। क्लियर है, कौन सा क्षेत्र है, बस्तर का क्षेत्र है। अरे जो रायपुर बिलासपुर वाला आप क्षेत्र देख रहे हो, ठीक है, जो आपका रायपुर बिलासपुर वाला क्षेत्र देख रहे हो, या फिर ये ऊपर का पूरा पार्ट देख रहे हो, इससे दक्षिण कोसल कहा जाता था। उत्तर कोसल बोल के फंसा सकता है, आप याद रखने, इसे दक्षिण कोसल कहा जाता था, ठीक। नीचे को महाकांतर कहा जाता था। हर एक ईरा में जो है अलग अलग नाम मिलते हैं दोनों के। तो देखेंगे इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली बात, आपको पता है यार, पहले मैंने पढ़ा है, तो दक्षिण कोसल तो यहाँ का राजा कौन था, अब खुद ही बता सकते हो, महेंद्र यहाँ का राजा था, पहले तो मैं इसको बता चुका हूँ। महाकांतर का राजा कौन था, ये व्याघ्र राज था, हालांकि इसके बारे में बस मैं नहीं बताया था, और आपको बोला था जब हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे तो इसका जिक्र मैं करूँगा, जो कि कौन होगा, नल रूलर होगा, जो कि कहाँ का शासक था, महाकांतर का शासक था। इसको भी कौन हराएंगे, समुद्रगुप्त आगे हराएंगे। तो इस चीज़ को बस अभी ध्यान रखो, ठीक है। इसको कंटिन्यूटी के लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, बस यहाँ तक की चीज़ें हो गई। दूसरा चीज़, तो ड्यूरिंग गुप्ता इरा छत्तीसगढ़ कितने भाग में डिवाइड था, 2 भाग में डिवाइड था छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आपकी नोट्स के लिए मैं कंटिन्यूटी में इसको लिख देता हूँ। 2 भागों में क्या था जी, ये डिवाइड था। कौन कौन से पहले लिखेंगे, पहला दक्षिण कोसल, क्लियर। और दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा देख के बता सकते हो आप, महाकांतार, ठीक। यहाँ तक कोई भी असहजता आपको नहीं होनी चाहिए। दक्षिण कोसल का राजा कौन था, महेंद्र, अभी यहाँ पे लिख सकते हो, महेंद्र वॉज द किंग ऑफ साउथ कोसल। उसके बाद महाकांतर में देखेंगे तो यहाँ का राजा कौन था, या फिर यहाँ का रूलर कौन था, व्याघ्रराज था। व्याघ्रराज अगर लिखते नहीं बन रहा हो, व्याघ्रराज, क्लियर है, था। ये नलवंशी शासक था, क्लियर। तो यहाँ तक कि बस इतनी चीज़ें आप लिख के रखो। एक लाइन यहाँ पे और जोड़ सकते हो अगर लिखना है तो, या फिर मत भी लिखो। अगर कोई मेंस वेंस देना चाहता है तो वैसे फॉर्मेटिंग करने में अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है, आपका काम इतने में हो जाएगा, जो कि इंट्रोडक्शन पे आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे हम कंटिन्यूटी के लिए लिख सकते हैं, जैसे कि ये दक्षिण कोसल और महाकांतर के क्षेत्र में जो राजा क्रमशः महेंद्र और फिर व्याघ्रराज हुए, इन दोनों को समुद्रगुप्त के द्वारा यहाँ पे हराना, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है ना, यहाँ पे हराना, साथ ही गुप्तकालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त होना, स्थापत्य कला, ठीक, स्थापत्य कला है, ये सब यहाँ दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़ किसके कंट्रोल में था, छत्तीसगढ़ वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्त डायनेस्टी, क्लियर है। तो ये दर्शा रहे हैं ना कि हमें गुप्त डायनेस्टी के कंट्रोल में जो है छत्तीसगढ़ था, उसके नियंत्रण में था, उसके प्रभाव में था, डोमिनेंस में था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्या हो गई, इंट्रोडक्शन हो गई। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं।
तो हम लोग चलते हैं शासकों पे, जहाँ से आपको अच्छे से याद करना है और अच्छे से समझते चलना है। और जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में स्वागत है, आराम से कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। शासकों पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, हमें 2 शासकों पे बात करना होगा। एक आपका समुद्रगुप्त है, हालांकि बहुत चीज़ों पे बात करनी है, लेकिन मैं सिक्कों में उसको सबको कवर कराऊंगा और वैवाहिक संबंध में एक शासक यहाँ कवर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी इनके बारे में हमें बात करनी है कि किस शासक के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं, जब यहाँ कवर हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कचड़ा नहीं करेंगे। तो समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, और दूसरा हमें, ठीक है ना, भानुगुप्त के बारे में पढ़ना है ये सेपरेट तौर पे। समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे, इसमें भी 3 पॉइंट में इसको हम लोग डील करेंगे। पहला विजय अभियान, और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, विजय अभियान, ठीक है, समुद्रगुप्त का दक्षिण विजय अभियान, ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूँ, आपको याद ही होगा। समुद्रगुप्त आपको पता है इन्होंने, ठीक है ना, दक्षिण अभियान किया, क्लियर है, इन्होंने दक्षिण अभियान किया। और ठीक है, इस टाइम पे अपने कौन से साउथ एक्सपीडिशन, इस टाइम पे इन्होंने, ठीक है, अभी और बताया हूँ आपको, ठीक है, दक्षिण कौशल के राजा, आप लिखो इसको, दक्षिण कौशल के राजा किसको हराया है, यहाँ पे आपको पता होगा, महेंद्र सेन को, ठीक है, महेंद्र सेन को हराया। एवं किसको हराया है, इसके बाद इसने देखा है महाकांतार के राजा। कौन था महाकांतार के राजा? महाकांतार के राजा कौन? व्याघ्रराज, जो कि एक कौन है, एक नल शासक है। सेम ऐसे लिखना, कंफ्यूज नहीं होंगे, एक नल शासक है। इसका मतलब यह है कि नलवंशी शासक है। आगे आपको नलवंश आएगा, ठीक है, जो कि एक क्षेत्रीय राजवंश है, क्षेत्रीय वंश है, उसके बारे में उल्लेख है। ये नलवंश है, जो कि कहाँ का राजा था, कहाँ का शासक था, महाकांतार के अंतर्गत वो रूल कर रहा था, ठीक। और दक्षिण कौशल का राजा कौन था, यहाँ कौन रूल कर रहा था, महेंद्र सेन, ठीक है। जब ये अपना साउथ अभियान के लिए इसने साउथ एक्सपीडिशन किया, कौन, किसने, समुद्रगुप्त ने। साउथ मतलब ये दक्षिण जितने निकले थे, दक्षिण के कुल 12 राजाओं को हराया है, उनमें से दोनों है। जब ये दक्षिण जितने निकल रहे हैं तो उन लोग को हराएंगे ना, ठीक है, तो इन पर आक्रमण करेंगे, इन पर हराएंगे, कौन, समुद्रगुप्त। तो ये दोनों को उन्होंने क्या किया था, हराया था, हराया था, पहला लाइन। दूसरा पॉइंट आपको होना चाहिए यहाँ पे, ग्रहण, ठीक है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ठीक है, ये आ है, अनुग्रह है, ठीक, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ये लिखेंगे, एक नीति है। तो हम लोग विजय अभियान के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, विजय अभियान का ही दूसरा चीज़ है। तो इन्होंने दक्षिण अभियान के समय, समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान के समय ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई थी, ठीक है। ये जीतने के बाद ये नीति को अप्लाई करते थे। वो कैसे, जब राजाओं को हराते थे तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के अंतर्गत क्या होता है देखेंगे। ये राजा पर अधिकार जमाते थे, अधिकार करते थे, अधिकार कर लेते थे, ठीक है, अधिकार पा लेते थे, ठीक, ये पहला चीज़। दूसरा, उसके ये ग्रहण कर लिया, मतलब अधिकार कर लिया उस पर, ठीक। दूसरा, मोक्ष, उसे मुक्त कर देते थे, ठीक है, उसे फ्री छोड़ देते थे, मुक्त कर देते थे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया क्यों। अनुग्रह, उसके बाद उस पर क्या करते थे, दया करते थे, ठीक, दया करते थे, ठीक है। अब देखेंगे, यही कारण है कि समुद्रगुप्त ने यहाँ पे प्रत्यक्ष शासन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनने ये नीति अपनाई थी, कौन सी, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है मेंस के लिए, ठीक है, और प्री के लिए भी हो सकता है। तो पहले अधिकार कर लेता था, फिर उसे मुक्त कर देता था, फिर उस पर दया करते हुए, ठीक है, उस पर दया कर देता था, और लास्ट में उसे टैक्स पेइंग स्टेट बनाता था, जो इनके क्षेत्र को जीता है, ठीक। तो उनके क्षेत्र को जीतेंगे, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन उन पर डायरेक्ट शासन नहीं करेंगे, क्योंकि ये नीति उन्होंने अपनाया, डायरेक्ट शासन नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें करद राज्य बनाते थे, उन्हें कर देने हेतु बाध्य करते थे, वो एक नियमित कर उन्हें देते थे, क्लियर। तो क्या करते थे, ये सब चीज़ होता था, और अंतिमतः जो क्षेत्र है वहाँ, ठीक है, उस क्षेत्र को करद राज्य बना दिया जाता था, ठीक। चलो एक बार इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, शासकों पे चले, पहले ही शासक हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, जहाँ पे पहला पॉइंट आपका कौन सा है, विजय अभियान। ये कभी आपको भूलना नहीं है, पहला पॉइंट विजय अभियान। विजय अभियान के अंतर्गत पहला ही लाइन मैंने कहा है, दक्षिण अभियान इन्होंने किया है, आपको पता ही है, ठीक है, दक्षिण अभियान किया है, जिसके अंतर्गत वो ही डिफीटेड महेंद्र सेन एंड व्याघ्रराज। महेंद्र सेन वॉज द, ठीक है ना, किंग ऑफ
साउथ कोसल एंड व्याघ्रराज, नल रूलर व्याघ्रराज वॉज द रूलर ऑफ, ठीक है ना, महाकांतार, इसको आपको नहीं भूलना है। ये दोनों को किसने हराया? समुद्रगुप्त ने हराया। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति, इसको देखेंगे तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति उन्होंने अपनाई थी। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के अंतर्गत पहले वो अधिकार कर लेते थे, ग्रहण इसके नाम में ही छुपा इसका अर्थ, ठीक है ना, फिर उन्हें मुक्त कर देते थे, फ्री कर देते थे, उसके बाद उस पर दया करते थे, ठीक है ना। यही कारण है, ये नीति की वजह से ही अब इसके क्षेत्र को जीतेंगे वो अपने राज्य में सम्मिलित नहीं करते थे। क्यों करेंगे? क्योंकि क्या बनाना चाह रहे हैं? कर राज्य बनाना चाह रहे हैं, करद राज्य बनाना चाह रहे हैं, ठीक। तो जीते हुए क्षेत्र को इस नीति की वजह से अपने क्षेत्र में शामिल नहीं करते थे और उस पर प्रत्यक्ष शासन भी नहीं करते थे, ठीक है ना। समुद्रगुप्त डिड नॉट रूल डायरेक्टली, बट उन्हें क्या करते थे? करद राज्य बनाते थे, मेड देम, ठीक है ना, पेइंग स्टेट, इसको आपको नहीं भुलाना है। पहला आपने क्या देखा है? दक्षिण विजय अभियान, दक्षिण अभियान। तो दूसरा आपका साइड हेडिंग होनी चाहिए, ठीक है। समुद्रगुप्त के अंतर्गत दूसरा चीज होना है वो है आपका कोपराग्राम, ठीक है। समुद्रगुप्त कैसे रिलेटेड है वो देखिए, ये महासमुद्र का है आपका, ठीक। तो समुद्रगुप्त की वाइफ का नाम, इनकी पत्नी का नाम क्या है? रूपा देवी, ठीक। क्या नाम है इसकी पत्नी का नाम? रूपा देवी। रूपा देवी ने कोपराग्राम में, ठीक है, कहाँ पे? कोपराग्राम में, ठीक, कुछ समय व्यतीत किए, कुछ समय तक यहाँ पे ये रुके थे, ठीक है ना। समुद्रगुप्त की वाइफ किसी है? रूपा देवी। रूपा देवी स्टेड हियर फॉर सम टाइम, इसको अब समटाइम्स इसको आपको नहीं बोलना है। दूसरा चीज, ठीक है, यहाँ से रूपा देवी की, ठीक है ना, साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? कोपराग्राम से। कोपराग्राम से रूपा देवी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। एविडेंसेस ऑफ रूपा देवी हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हियर, इसको आपको नहीं भूलना है। ये दो चीज हो गया। अब देखेंगे इस प्रकार समुद्रगुप्त के बारे में आपने दो चीज़ों पे बात कर ली, एक दक्षिण अभियान, दूसरा कोपराग्राम। हालांकि उनकी वाइफ के बारे में है, लेकिन समुद्रगुप्त से रिलेटेड है ना। समुद्रगुप्त की जो सेना है ये कहाँ से बोला मैंने? राजिम से, नहीं भूलेंगे, राजिम से फिंगेश्वर तक, फिंगेश्वर तक। इसका मतलब ब्रैकेट में आप लिख सकते हो महानदी तट, बैंक्स ऑफ महानदी रिवर, यहाँ पर ये रुके हुए थे, ठीक है। आर्मी ऑफ समुद्रगुप्ता स्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ महानदी रिवर, इसको आपको नहीं भूलना है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमने बात कर ली है। आई होप को आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। भानुगुप्त, इसके बारे में हमें देखना है। इसके अभिलेख के बारे में देखना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अभिलेख का नाम है एरण अभिलेख। ये काफ़ी बार क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है, बहुत अच्छे से देखना है और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये अभिलेख जारी कब हुआ था? ये इस अभिलेख को 510 ईस्वी में जारी किया गया था, ठीक है। और ये किसका अभिलेख है? भानुगुप्त का अभिलेख है, ठीक। इसमें उल्लेख क्या है? इसमें एक उल्लेख है कि सैनिक, ठीक, एक सैनिक जिसका नाम गोपराज है, ठीक है, गोपराज है, इसके मृत्यु के पश्चात आप लिख सकते हैं, ठीक, इसके मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी, ठीक है, इनकी पत्नी की सती होने का उल्लेख, ठीक है, की सती होने का उल्लेख कहाँ पे है? एरण अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। एकदम क्लियर हो गया। 510 ईस्वी में जारी किया गया। सैनिक गोपराज, एक सैनिक का नाम क्या है? गोपराज है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख हमें एरण अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हमें सती होने, जो सती के बारे में, सती प्रैक्टिस के बारे में, सती प्रथाओं के बारे में, ठीक है, सती प्रथाओं के बारे में हमें पहली बार जानकारी एरण अभिलेख से मिल रही है। इसका मतलब यही है, ठीक, क्योंकि इसी अभिलेख से मिली है, इसलिए एरण अभिलेख को, ठीक है ना, एरण अभिलेख को सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला पहला अभिलेख कहा जाता है, ठीक। तो सती प्रथा के बारे, तीसरा चीज़ यही होनी चाहिए आपकी, सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला क्या है? फर्स्ट इनक्रिप्शन है आपका, पहला अभिलेख है। कौन सा? एरण अभिलेख, ठीक। तो एरण इंक्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता इज द फर्स्ट इंक्रिप्शन दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट सती प्रैक्टिसेस। इसको आपको देखना है अच्छे से, क्लियर। अब इसके बारे में एक चीज़, ये तीन चीज़ों बात करेंगे, अति इंपॉर्टेंट है। और ये जो लास्ट में बता रहा हूँ शायद उसको छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। लास्ट में एक चीज़ और, इसमें और क्या उल्लेख है वो देखेंगे। इसमें यह उल्लेख है कि सरभपुरी वंश के, ठीक है, सरभपुरी वंश के संस्थापक, इसका संस्थापक कौन था?
इसका संस्थापक का नाम है सरभराज। आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, जो कि आपका रीजनल डायनेस्टी सरभपुरी वंश हमें पढ़ना है आगे, जो इसके बाद राजश्री तुल्य कुल वंश, उसके बाद सरभपुरी वंश आएगा, पढ़ेंगे। तो वहाँ एक संस्थापक मिलेगा जिसका नाम होगा सरभराज, क्योंकि सरभराज कौन है? सरभराज वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है ना। कौन सा? सरभपुरी वंश का वो संस्थापक है। क्लियर? उसका नाम क्या है? सरभराज। इस सरभराज को, ठीक है, इस गोपराज का नाना माना गया है, ठीक है, गोपराज का, ठीक है, नाना माना गया है। कहाँ पे माना गया है? एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख में कहा गया है, ये उल्लेख है कि सरभपुरी वंश के संस्थापक जो आगे आएगा सरभराज, ठीक है ना, एक गोपराज का नाना है, ठीक है। अब शायद पूछे कि नहीं पूछे, उसकी मर्जी है, आगे देख लेंगे। तो ये आपके भानुगुप्त भी यहीं पे समाप्त होता है। तो आपको यदि याद हो तो हम इंट्रोडक्शन में बात किए हैं और इस शासकों पे भी आपकी बात हो चुकी है। ऐसे आप खंड बना ले अपने कॉपी पे, लेकिन थोड़ा गैप छोड़ के पहले एक एक लाइन को देखेंगे, उसके बाद ही नीचे के लिखने की कोशिश करेंगे। एक बार हो सकते तो इसको देख लो ताकि नोट्स बनाने में आसानी होगी, नहीं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास वो गैप बचेगा नहीं तुरंत भरोगे तो, क्योंकि कॉपी में लिमिटेड जगह होती है। यहाँ पे आपको शासक रखना है और यहाँ पे आपको जगह रखना है, और यहाँ पे हम विशेष पे चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो एक एक करके अब हम लोग अब इसे देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला शासक का नाम रहेगा, ठीक है, कुमारगुप्त। ये पहला इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे, ठीक है ना, ज़्यादा जगहों पे हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। कुमारगुप्त को और क्या कहा जाता है? महेंद्रदित्य, ठीक, क्योंकि काफ़ी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। हर एक, ठीक है ना, हर एक जो शासक है बहुत सारे उन्होंने उपाधियाँ धारण करी है। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो ऐसे आप ब्रैकेट में लिख लिया करो। कुमारगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन है, ठीक है। ऐसे आप खंड बना लो, ये शासक हो जाएगा, ये आपका जगह हो जाएगा, और इधर हमें विशेष पे बात करनी है। क्लियर है? तो शासक में पहला कौन सा है आपका? कुमारगुप्त है। कुमारगुप्त को क्या कहते हैं? महेंद्रदित्य भी कहा जाता है। अब इनके सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए इसको पहले देखिए। तो पहले हम लोग जगह देख लेते हैं। पहले आपका बानाबरद, बानाबरद ये दुर्ग में है। मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में हमें एक्सप्लेनेशन पे आगे जाना है। दूसरा आपको आरंग देखना है, ठीक। आरंग कहाँ पे आपको पता है? रायपुर में। छोटा उसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रायपुर में है। उसके बाद आपको खैरताल पे जाना है। खैरताल भी आपका कहाँ पे है? रायपुर में है। उसके बाद आपको खिरनाल, खिरनाल देखना है। खिरनाल कहाँ पे आपका? ये आपका यार बलौदा बाजार में है। क्लियर है? उसके बाद आपको देखना है पित्तेबंद, पित्तेबंद ग्राम, ठीक है। पित्तेबंद ग्राम कहाँ पे आपका? महासमुंद में है। एक बार मैं फिर कह दूँ 1 2 3 4 5, ये 5 जगह पहले याद रखेंगे। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद पहले जगह याद रख लो। बानाबरद दुर्ग, ठीक है, इसको सेपरेटली याद रख लो। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करो। आरंग, आरंग रायपुर में, खैरताल भी रायपुर में। खैरताल आ गया तो खिरनाल याद करते ज़्यादा देर लगेगा नहीं, क्योंकि खिरनाल और खैरताल थोड़ा हाँ सेम है, ठीक। बस इसमें एक ही मात्रा का फ़र्क है। तो ये बलौदा बाज़ार ले लो, रायपुर से सीधा ऐसे साइड करके आप ले लेना, या फिर उसके ऊपर में, ठीक। तो रायपुर के ऊपर बलौदा बाज़ार। तो खिरनाल है, पित्तेबंद ग्राम, महासमुंद, बस इसको रट लो यार, ठीक। तो बानाबरद देखेंगे। बानाबरद दुर्ग से स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए, ये आपकी विशेष चीज़ है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा, स्वर्ण सिक्के, कुमारगुप्त के स्वर्ण सिक्के किस जगह से प्राप्त हुए, क्या करोगे? तो ये विशेष को भी आपको याद रखना है। तो स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बानाबरद दुर्ग से प्राप्त हुए हैं। गोल्ड कॉइन्स ऑफ कुमारगुप्ता, ठीक है ना, हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बानाबरद दुर्ग, इसको, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। आरंग से देखेंगे। आरंग से हमें तांबे का, ध्यान से लिखेंगे, तांबे का रत्न जड़ित, ठीक है, रत्न जड़ित मयूर का सिक्का प्राप्त हुआ है। मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है, ठीक, मयूर का सिक्का बोल रहा हूँ, ये अंकित होता है, उसमें उत्कीर्ण होता है, ठीक। तो तांबे का रत्न जड़ित मयूर सिक्का हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। किसके? कुमारगुप्त के। कहाँ से? आरंग से। अब आपको समझ में आ गया ना, शासक है, इसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। ये जगह का नाम है, ये आपकी इसके बारे में विशेष है। खैरनाल, खैरताल देखेंगे, ठीक, ये आपका खिरनाल है, ये खैरताल है, ठीक। खैरताल से देखेंगे, यहाँ से हमें, ठीक है, उत्पीड़ितांक, ये ना ये डी है, उत्पीड़ितांक है, ये उत्पीड़ितांक, ठीक है, मुद्राएं प्राप्त हुई है। क्लियर? उत्पीड़ितांक मुद्राएं प्राप्त, ये जी भी यहाँ पे गा भी आता है, उत्पीड़ितांक मुद्राएं यहाँ प्राप्त होती है। इसका मतलब होता है उभार, उभार वाली मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कहाँ से?
खैरताल से प्राप्त हुई हैं। किसके, अब आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे लिखेंगे इस मुद्रा में, ठीक है, महेंद्र दितस्य, ठीक है, दितस्य उल्लेखित है। कहाँ पे, उत्पीड़ांक मुद्राओं में। ठीक, तो ये समझ में आपको आ रहा होगा, मैं उम्मीद करके, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उत्पीड़ांक मुद्राएं प्राप्त हुई है, उत्पीड़ांक मतलब उभार होती है, उभार वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है, जहाँ पे कुमारगुप्त, ये कुमारगुप्त के सिक्के हैं, लेकिन इसका उत्कीर्ण क्या है, महेंद्र दितस्य उत्कीर्ण है, जो कि इनका क्या है, इन्हीं का नाम है। तो जहाँ महेंद्र दितस्य मतलब इसी का सिक्का है। ठीक, ये 54 है जी। ठीक, 54 सिक्के प्राप्त हुए खिरनाल से। ठीक, यहाँ से 54 सिक्के प्राप्त हुए हैं। पित्तेबंद ग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मुझे याद आ रहा था, इसमें टोटल 49 सिक्के प्राप्त हुए हैं। लेकिन ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाना भूलना मत। आप इस एक बार इसको नोट्स बना के, आपको भूलना ही नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। 49 सिक्के टोटल प्राप्त जरूर हुए हैं, लेकिन ये अकेले कुमारगुप्त के नहीं है। क्लियर है। इसमें से जो 46 है, 46 सिक्के हैं वो कुमारगुप्त के हैं। तो ठीक है, इसको आप जैसे तैसे अपने भाषा में लिखोगे। 49 कुल टोटल सिक्के प्राप्त हुए। किस जगह से प्राप्त हुए हैं, आपके पित्तेबंद से। क्लियर है। जिसमें से 46 सिक्के किसके हैं, ठीक, आपके कुमारगुप्त के। एकदम क्लियर है। मतलब अभी भी यहाँ के 3 सिक्के बाकी है और 3 सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे मैं बताऊंगा, बस ये लिख के रखो, इसको याद रख ले कि भूलना नहीं, आगे बताऊंगा। ठीक, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। अब देखेंगे अगला जो आपका शासक रहेगा दूसरे नंबर का, वो रहेगा, ये संयुक्त रूप से मैं लिख रहा हूँ, कुमारगुप्त प्लस स्कंदवर्मन, स्कंदगुप्त, स्कंदवर्मन बोल दिया था, स्कंदगुप्त। याद रखना, कुमारगुप्त को जैसे महेंद्र दितस्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम लिख दे रहा हूँ ना, महेंद्र दितस्य बोलते हैं, उसी प्रकार स्कंदवर्मन को, ठीक है, स्कंद जो गुप्त है, स्कंदवर्मन बार बार आ रहा है क्योंकि, ठीक है ना, ये नल वंश में आपका आएगा। तो इसलिए स्कंदगुप्त को, ठीक, स्कंदगुप्त को क्रमादित्य बोलते थे। मैं के लिख रहा हूँ, क्या, क्रमादित्य। और कुमारगुप्त को क्या बोलते हैं, महेंद्रदित्य। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य कहा, इस क्रमादित्य भी कहा जाता है। अब इसको जगह देखेंगे, इसकी जगह देखेंगे पिटाईवल्द रायपुर। पिटाईवल्द ये कहाँ का है, रायपुर। यहाँ से टोटल ये दोनों के संयुक्त रूप से कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, ये दोनों के 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक, 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों में क्या उल्लिखित है उसको देखेंगे। ठीक है, इन सिक्कों में महेंद्रदित्य, हमें पता कैसे चला वो देखेंगे, महेंद्रदित्य, ठीक है ना, और क्या कहा मैंने, क्रमादित्य, ठीक, एक क्रमा है। तो इन सिक्कों में महेंद्रदित्य और क्रमादित्य, ठीक है ना, उत्कीर्ण है। और जब महेंद्रदित्य और क्रमादित्य उत्कीर्ण, इसका मतलब क्या है, ये कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के सिक्के हैं। कुल टोटल सिक्के कितने हैं, 40 सिक्के हैं। पिटाईवल्द रायपुर से हमें प्राप्त हुई है। अब अगला शासक देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कुमारगुप्त के इतने में सिक्के तो पाए जा रहे हैं, ठीक है, इसके साथ ही साथ पिटाईवल्द में भी कुमारगुप्त के सिक्के पाए जा रहे हैं। ये तो आप समझ गए होंगे क्योंकि शासक का नाम लिखा हूँ। तीसरी चीज़ देखेंगे वो रहेगा आपका स्कंदगुप्त। क्लियर है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में, इसको सेपरेट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मिलता है। ये है आपका बानाबरद दुर्ग। ठीक, बानाबरद दुर्ग, इसके भी ये दुर्ग है ना, लिखेंगे यहाँ, इसके यहाँ से जो है सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्लियर है, आप लोग यहाँ क्यों नहीं लिखा है, ठीक, तो अलग अलग सेपरेट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्कंदगुप्त अलग से लिखा हूँ, बानाबरद दुर्ग से इसके सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसको अच्छे से लिख के रखें। अब मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ से कुछ कवर करनी है। और आगे जैसे कि आपके 46 सिक्के, 3 सिक्के आगे मिलेगा जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और स्कंदगुप्त के बारे में देखेंगे, सोने के सिक्के है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है, तो आगे और आपको मिलेगा, तो एक साथ हम लोग उसको फिर लिखेंगे। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक, ऊपर ही मिटा देता हूँ एक्चुअल में। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं, वो रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आपका अगला शासक कौन सा हो जाएगा, जो कि चौथे नंबर का रहेगा, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय एक खरसिया जगह का नाम हो जाएगा, खरसिया रायगढ़। ठीक है, खरसिया कौन सा, रायगढ़। यहाँ से इसके धनुर्धारी सिक्के प्राप्त हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, धनुर्धारी। ठीक है, धनुर्धारी सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, ठीक, ये सिक्के है जी,
धनुर्धारी सिक्के प्राप्त हुए। खरसिया रायगढ़ से चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ भी आएगा बानाबरद दुर्ग। कौन सा कॉइन जल्दी बताइए, ये हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कॉइन यहाँ से बताएंगे, ये हो जाएगा आपको सोने के सिक्के, ठीक है। सोने के सिक्के प्राप्त हुए, बानाबरद दुर्ग से सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कहाँ, किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के। खरसिया से जो है आपके, खरसिया रायगढ़ से धनुर्धारी सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आपको याद हो रहा होगा पित्तेबंद, क्या, महासमुंद। बताइए कितने सिक्के इनके प्राप्त होंगे, तो इनके 3 सिक्के प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ से कुल टोटल कितने सिक्के प्राप्त हुए, फिर से आप याद रखो, कुल टोटल यहाँ से, ठीक है, 49 सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त के नहीं, ठीक है। 49 सिक्के प्राप्त हुए जो कि 2 शासकों के हैं। एक पहले हमने क्या कहा था, कुमारगुप्त, याद रखो, कुमारगुप्त में इसके कितना था, 46, ठीक है। तो ये बचे हुए जो 3 हैं आपका, वो हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्रथम पुच्छ के भी ऑप्शन में आ सकता है, प्रथम द्वितीय का भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 3 सिक्के यहाँ से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से टोटल 49 सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त हुए। क्लियर है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमें एक काम करना चाहिए, वो यह है कि जो बानाबरद दुर्ग बहुत चीज़ हमें मिली है, क्लियर है, उसको एक बार हम लोग इकट्ठा कर देते हैं साथ में उसमें, और आपको ऐड कर रहे हैं, तब जाके आपका ये सिक्का वाला जो ये वो है ख़त्म हो जाएगा, जो सब टॉपिक है, ठीक। तो आप नोट करके लिखेंगे, अलग से डालेंगे, बानाबरद दुर्ग से, बानाबरद दुर्ग, ये ब्रैकेट करके लिखेंगे, दुर्ग से किसके किसके सिक्के प्राप्त हुए, कोने में करके, ठीक है, कोने में लिखेंगे, सोने के टाइम काम आएगा, क्योंकि देख के उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो बानाबरद दुर्ग से हमें, ठीक है, याद रखेंगे, कुमारगुप्त के बारे में भी हमने बोला है, कुमारगुप्त सिक्के प्राप्त हुए हैं, क्लियर है। उसके बाद बानाबरद दुर्ग से ही हम देखेंगे, आपको पता होगा, तो वो है आपका स्कंदगुप्त, ठीक है, स्कंदगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बानाबरद दुर्ग से ही हम लोग बोल रहे हैं चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त कौन सा है आपका, द्वितीय, इनके सिक्के प्राप्त हो गए हैं। बानाबरद दुर्ग से ही समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक। बानाबरद दुर्ग से ही आपके कांचगुप्त, ठीक है, जो कि कौन है, रामगुप्त है। रामगुप्त को कांचगुप्त कहा जाता है, याद रखना, रामगुप्त के नाम से आने से ज़्यादा इसकी संभावना है, रामगुप्त। कांचगुप्त करके आप ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे इन, ठीक है ना, जैसे इसको महेंद्रदित्य बोला जाता था, इसको क्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त के लिए भी अलग अलग नाम है, जैसे कि आप बहुत सारे अलग अलग नाम है। और उसके बाद कांचगुप्त, रामगुप्त को कांचगुप्त कहा जाता है, कांचगुप्त कहा जाता है, इसको भारत के नेपोलियन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये सबके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, बानाबरद दुर्ग से प्राप्त हुए। लेकिन एक चीज़, ठीक, बुक में क्या क्या मिलता है, कुमारगुप्त मिलेगा, स्कंदगुप्त और आपके कांचगुप्त, ठीक, ये प्राप्त होते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्कंदगुप्त के 7 सिक्के, इसको लिखो मत, इतना कुछ डिटेल जानना ही। कुमारगुप्त के 1 सिक्का, रामगुप्त का 1 सिक्का, कहाँ से प्राप्त हुए, स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपके बानाबरद दुर्ग से। लेकिन आयोग ने, जो CGPSC है, ठीक है ना, उसने कहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बुक में ये तीनों मिलता है, ये और आयोग ने ये दोनों को लिए हैं। तो इस प्रकार के मैं किसको लिखा है, 5 को लिखा है मैंने, ठीक। तो ये 5 याद रखो आप। तो इस प्रकार आपका सिक्के, ठीक है, लगभग खत्म होता है। अब आपको स्थापत्य कलम जाना है, सिक्के में और कुछ बाकी होगा तो लास्ट में विशेष में बता दूंगा। स्थापत्य कला, ठीक है, आर्किटेक्चर, इसको देखेंगे। बस 2 चीज़ें याद रखना है इसके साथ, गुप्त काल से संबंधित, ठीक है ना, स्थापत्य कला में 2 चीज़ का आपको याद रखना है। कौन कौन से है उसको आपको देख लेना है। एक है आपका, ठीक है ना, ताला गांव, ठीक है ना, यहाँ के देवरानी जेठानी, ठीक है ना, जेठानी मंदिर, जो कि छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर है, ठीक। ताला गांव जो कि बिलासपुर में, आपका ताला गांव बिलासपुर, इसके देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक। और दूसरी चीज़ देखना है आपको, पुजारी पाली, बरमकेला, ठीक है, पुजारी पाली, इसके कौन सा मंदिर, केवटिन मंदिर, क्लियर है। और बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन 2, ठीक है ना, विशेष रूप में आपको याद रखना स्थापत्य कला के बारे में, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। ताला गांव देवरानी जेठानी मंदिर देखेंगे, जो कि बिलासपुर में, पुजारी पाली, केवटिन मंदिर, ठीक है, आपका केवटिन है, केवटिन मंदिर, ये वाकाटक वंश में मैंने पढ़ाया है, ठीक। तो कल ही पढ़ाया हूँ, तो इसको फिर आज का है के लिए देखो, फिर भी एक बार चलो देख लो इसको, ठीक। तो वाकाटक वंश के राजा कौन हो गए, रुद्रसेन सेकंड। इसकी विवाह किसके साथ होती है, ठीक है, प्रभावती के साथ। प्रभावती कौन है,
चंद्रगुप्त द्वितीय की, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय इसकी क्या है, पुत्री है, या फिर विक्रमादित्य की पुत्री, क्योंकि इसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो ठीक है, ये दोनों का विवाह, ठीक है ना, ठीक है, ये वकाटक वंश का है और ये कौन सा, गुप्त वंश का है। इस प्रकार दोनों में क्या है, वैवाहिक संबंध है। इन दोनों से कितने पुत्र होते हैं, 2 पुत्र होते हैं। पहला का नाम होता है, अच्छा इसका नाम बताएंगे, ये आपका दामोदर है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका दिवाकर सेन। कल लिख लिया है उसको आराम से, ठीक। तो इसका ट्रिक क्या था, दादी क्लियर है, ये ठीक है ना, ये दामोदर है एक्चुअल में, और दिवाकर, तो दादी, अब दा से इसको यहाँ से ये पकड़ लो तो फिर आराम से याद हो जाएगा। दे हैड 2 सन्स, कौन कौन से, दी, दामोदर, दिवाकर, ठीक। तो इसको आपको, ठीक है ना, याद में रखना है। चूँकि जो आपका रुद्रसेन सेकंड है, ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। यही कारण है कि प्रभावती को अपने दोनों पुत्रों के गार्जियन के रूप में शासन करना पड़ा। ये पहले हम पिछली क्लास में बताया, वयस्क होंगे, फिर ये किसको उपाधि धारण करेंगे, प्रवरसेन द्वितीय। तो ये अगला शासक वयस्क होने के बाद बनेंगे। तो बस इसके बाद हमने वकाटक में कर लिया। जो नए हैं प्लीज़ वकाटक वंश देखेंगे ताकि आपको सीक्वेंस में समझने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पे हमने, ठीक है ना, फ्लो डायग्राम के हिसाब से या फिर फ्लो चार्ट के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश की है, ताकि आप भी उसको अच्छे से समझिए, तो वो आसानी होगी, तो ये और आपके लिए आसान हो। तो जो वकाटक वंश है उसमें प्रवरसेन द्वितीय में एक चीज़ आपको देखना है, प्रवरसेन द्वितीय, नल वंशों का जो दबाव बढ़ रहा था ना, तो प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए, ठीक, प्रवरसेन द्वितीय ने, वहाँ पे लिखेंगे प्रवरसेन वाले में आप नोट कर लो जो पुराने क्लास अटेंड किए हो, प्रवरसेन द्वितीय ने, द्वितीय वाला हम नोट करेंगे, प्रवरसेन द्वितीय ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी, ठीक है, अपनी राजधानी को शिफ्ट की थी। कहाँ कहाँ देखेंगे, अपनी राजधानी को नंदीवर्धन से, नंदीवर्धन चलती आ रही थी राजधानी, नंदीवर्धन से, ठीक है, प्रवरपुर, ठीक है, प्रवरपुर, वर्धा, जो कि पौनार भी बोला जाता है, इस ब्रैकेट में लिखना, पौनार भी बोला जाता है, पौनार, और उसे वर्धा भी, ठीक। तो पौनार वर्धा है जो कि, तो ये देखेंगे इन्होंने नंदीवर्धन से प्रवरपुर जो है, इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम नंदीवर्धन टू प्रवरपुर। किसने की है, ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय ने। क्लियर है। तो आई होप को ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको अगली वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और सबसे पहले क्लास अटेंड कर पाएंगे। मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में, हालांकि कल ही मिलूंगा, जो कि आपके क्षेत्रीय राजवंश से जुड़ूंगा मैं। चलिए ठीक है, फिर कल मैं आपको मिलता हूँ रीजनल डायनेस्टी के पहले टॉपिक, जो कि आपका रहेगा राजश्री तुल्य कुलवंश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।